इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 21वें स्थापना दिवस के निमंत्रण के अवसर पर मुझे करनाल के इंसो की मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला है और जो जोश उत्साह जो उमंग है प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसी हर्षोल्लास से जैसे किसी फेस्टिवल को मनाते हैं वैसे अपने 21वें स्थापना दिवस को मनाने हज़ारों युवा जो है वो करनाल जिले से हिसार के अंदर शामिल होंगे। इंसो का स्थापना दिवस जहां एक छात्रों को प्लेटफॉर्म देने का अवसर है, उनके बुनियादी मुद्दों को आधार बनाकर उस आवाज़ को उठाने का मौका है, वहीं उसके साथ आपने देखा है कि इंसो किसी सोशल मुद्दे पर सोशल कॉज के लिए कोई बड़ा ऐसा उपलक्ष्य हासिल करती है, कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करती है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाता है। कभी फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आंदोलन चलाकर, कभी रक्तदान कर कर, कभी पौधेरोपण कर कर, कभी 10,800 नेत्रदान कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर, कभी पूरा शरीर मरणोपरांत त्याग कर दान कर करके एम्स की डॉक्टरों की टीम के सामने प्लेज लेकर। तो इस तरीके से इंसो ने जहां स्टूडेंट्स के साथ उनकी लड़ाई को लेकर के संघर्षरत रही है, प्रयासरत रही है, वहीं उसने अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाया है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के 21वें स्थापना दिवस का निमंत्रण लेकर के आज हम यहाँ आए हैं और मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा संख्या में करनाल के युवा साथी भी शामिल होंगे। इसके साथ एक मुद्दा और है, मैं माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव को लेकर। जब हमने आंदोलन किया था और मैं उस समय स्वयं इंसो का प्रधान था, तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर करके प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव के लिए हामी भरी थी। पहले वर्ष तैयारियां ना होने के कारण 2018-19 के जो चुनाव थे उसको अप्रत्यक्ष तौर पर कराने का काम किया था, यानी इनडायरेक्ट नॉमिनेटेड। वो हमारी कभी मांग नहीं थी। उसके बाद कोरोना काल रहा और कोरोना के पश्चात जो है पिछले वर्ष ऑनलाइन क्लासें लगने के कारण, दाखिले लेट होने के कारण चुनाव नहीं हो सके। हमारी इस बार सरकार से फिर पुनः मांग है कि जल्द से जल्द इस पर नोटिफिकेशन जारी हो, स्केड्यूल जारी हो, बजट एलोकेट हो और सभी वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर कराने के लिए तारीखें जारी करें। मैंने सरकार से, हमने मेमोरेंडम देकर के समय समय पर सरकार को इसका संज्ञान दिलाया है, आज भी दिला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख से पहले, यानी हमारे स्थापना दिवस से पहले, सरकार इस खुशखबरी को स्टूडेंट्स के बीच में लाएगी। अगर फिर भी सरकार इसको प्रोलॉन्ग करती है तो फिर आंदोलन के सिवाय छात्रों के पास कोई दूसरा जरिया नहीं होगा, क्योंकि सरकार का प्रॉमिस है, सरकार को फुलफिल करना है। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं छात्रों के लिए जी। युवा फिर भी बेरोजगारी से त्रस्त है। युवाओं की बेरोजगारी की खाई गहरी है, इसमें कोई दुराय नहीं, मगर जितना इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर आ रहा है वो इसकी ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय पर जहां सरकारी नौकरी, वहीं प्राइवेट नौकरी के अंदर भी बहुत अवसर, पहले से कई गुना ज़्यादा अवसर हरियाणा के अंदर होंगे। चाहे वो मारुति का प्लांट लग करके हो, चाहे जैपनीज़ लिथियम बैटरी की कंपनी को ला करके हो, चाहे एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट के जरिए बड़े बड़े कारखाने खोल करके हो, चाहे और माध्यम से हो, हरियाणा की सरकार प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बेरोजगार साथी के लिए रोजगार के अवसर, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करे तो उसके लिए। चौटाला साहब, रोजगार की अगर बात की जाए, हरियाणा सरकार रिटायर्ड, जिसको सरकार ने रिटायर्ड कर दिया, उन लोगों को दोबारा से पदों पर रोजगार युवाओं को तो दे नहीं रही है, उनको दोबारा से पदों पर भर्ती कर रही है। 50,000 रुपये तनख्वाह है, जब सरकार ने रिटायर कर। प्राथमिकता नौजवान रोजगार को, नौजवान बेरोजगार को रोजगार देने की होनी चाहिए, अन्यथा ये खाई गहरी हो जाएगी। मगर इस बात के लिए, जैसा मैंने कहा, कि हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार काम कर भी रही है, चाहे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हो, चाहे और माध्यम से हो। और मुझे उम्मीद है
कि इस खाई को हम कम कर पाएं। सर, आप जिस तरह से बाढ़ आई आवाज उठाएंगे इस बारे में कि निश्चित तौर पर रिटायर हम कर्मचारियों को तो दोबारा पहले ऐसा है कि हम मैंने जैसे कहा कि इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, दिग्विजय जी, जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, मुआवजा के लिए क्या प्रक्रिया निश्चित चल रही तौर पर आपको ये जान करके खुशी होगी कि पहली बार है हरियाणा बनने के बाद, बाढ़ तो अनेकों बार आई हैं, 95 में भी आई है, उससे पहले भी आई हैं, मगर कभी भी बाढ़ घोषित सरकार नहीं करवा पाई। जैसे आप देखते हैं कि असम में, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है और वो बाढ़ घोषित होती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को रिलीफ मिलता है, सरकार फंड उसके लिए प्रोवाइड करती है। पहली बार है कि केंद्र की सरकार ने हरियाणा के लिए बजट एलोकेट किया है। इस बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार पूरा मुआवजा देगी, किसी का कोई नुकसान नहीं। दिग्विजय जी, सरकार को 3.5 साल से ज्यादा का लगभग समय हो चुका है। ऐसे में 2 लाख से अधिक पद हरियाणा में खाली पड़े हैं। टोटली यदि बात करें 4,45,000 सेंशन पोस्ट हरियाणा के अंदर है। अभी तक इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कोई खास प्रभावी कदम जो है इस दिशा में आगे बढ़ते नहीं। पीछे कोरोना काल रहा, लंबे समय तक किसान का आंदोलन चलता रहा, मगर उसके पश्चात सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर ज़्यादा रिक्त पद जो खाली हैं उनको भरने का काम हम कर रहे हैं। अहमदाबाद की सीट की बात करें, वोट सीट मान ली जाती है, लेकिन मीनू बेनीवाल आजकल वहाँ एक्टिव हैं, खर्चा कर रहे हैं, दबा कर किसानों को डीजल दे रहे हैं। पार्टी की ओर से दिया जा रहा है कि आपसे वो जुड़े हुए हैं या अपना पर्सनल खर्चा वो कर रहे हैं? नहीं, कोई अपनी कैपेसिटी में कर रहा होगा, मेरी नॉलेज में। गोपाल कांडा को मंत्री बनने की चर्चाएं चल रही हैं, आप कैसे देखते हैं? हैं जी, गोपाल कांडा की मंत्री बनने की चर्चाएं चल रही हैं। ये तो ऐसा है ना कि मंत्री बनाना चीफ मिनिस्टर का अधिकार होता है, तो मुख्यमंत्री जी जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकते हैं, इसमें क्या है। तो मीनू जेजेपी में बेनीवाल काबिल नहीं है अहमदाबाद लोग, में पहले रैली की थी, वो एक्टिव हैं। जेजेपी में काबिल नहीं है लोग, हैं जी, जेजेपी में लोग जेजेपी को जो 3 पद थे, तीनों पदों पर हमारे मंत्री हैं। जिस कैपेसिटी में हमारा गठबंधन हुआ था उस कैपेसिटी में हमारे तीनों मंत्री हैं। दुष्यंत जी भी हैं, बबली जी भी हैं और अनूप धानक जी। दिग्विजय जी, अभय जी पूछ रहे हैं कि दिग्विजय जी को मैंने कब धमकाया या किसी को कब मैंने धमकाया? दिग्विजय जी ये तो आपने भी ऐसा सवाल पूछ लिया। जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो तो जाने ही इस बात के लिए जाते हैं। चौटाला साहब मीनू वो अरे आप उससे आगे बढ़े नहीं, आप मैं आप क्या भी एक्टिव हो रहे हैं वहाँ, चुनाव लड़ेंगे मीनू बेनीवाल? अरे मैं थोड़ी जानता हूँ, किसी दूसरे का सवाल तो दूसरे से पूछेंगे। नहीं, वो एक्टिव आप ही के पार्टी ओहो, आप एक के पीछे पड़ गए। बात पूरे प्रदेश की हो रही है, कोई एक आदमी की नहीं हो रही। किसको धमकाया वाली बात पे इतना कहूंगा कि किसको छोड़ा किसको, और उसी का परिणाम है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया पौधा आज 1% कुछ दशमलव वोट पर सीमित हो गया। तो वो अपने अंदर झांके, वो कहते हैं परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो, हम कहते हैं जरूर करो मगर अपने स्वभाव में करो। आज पानीपत में है, मैंने कहा कि परिवर्तन सबसे पहले अपने अंदर झांककर उस स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए है, जिसके कारण 19 सीटों से 1 पर आ गए। प्रदेश में जातीय संघर्ष चरम पर है, चाहे वो पहले मैं इस बात से काफी आहत हैं, हम सब लोग आहत हैं कि 2 हमारे परिवार के सदस्य जिनको नाम जातियों का दे दिया जाए और किसी महापुरुष किसके हुए हैं? सबके हुए हैं। चौधरी देवीलाल किसके थे? कोई एक जाति के नहीं थे, कोई एक धर्म के नहीं थे, कोई एक परिवार के नहीं थे, वो सबके थे। ऐसे ही अगर अब कोई महापुरुष के बारे में किसी की मूर्ति लगती है, स्टैचू लगता है, वो सबके हैं, सबको अधिकार है उनके पास, उनके वहां मूर्ति पर जाकर नमन करने का, उन्हें याद करने का। आने वाले समय में जेजेपी और इनेलो इकट्ठा हो सकती है? आप तो बड़े ही हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, सत्ता इसे रोकने में नाकाम रही है। अभय जी। सिंह कहते हैं कि जेजेपी बेशर्म पार्टी है, वो भाजपा से अलग करना चाहती है, लेकिन वो खुद आपको सवाल का जवाब मिल गया। नहीं हो कांग्रेस का सकता। विपक्ष आपके समक्ष, हाँ जी, कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष और सीधी पे प्रदर्शन कांग्रेस डिवाइडेड है, हम यूनाइटेड हैं। डिवाइडेड के सामने यूनाइटेड की कोई लड़ाई नहीं हो सकती। यूनाइटेड जो है वो ताकतवर होते हैं, हम यूनाइटेड तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी है और धड़ेबंदी कांग्रेस को ले बैठेगी। जितने ज्यादा गुट उतना फायदा हमें ज्यादा है। दिग्विजय जी, अभय सिंह चौटाला आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पार्टी को अलग करने में आप आगे रहे हो सबसे ज्यादा। हैं जी,
अभय सिंह दिग्विजय चौटाला आप पर सवाल खड़े कर रहे सबसे हैं। बड़े सत्यानाशी दिग्विजय हैं। तो वो ये उनकी शब्दावली है, मणिपुर के ये उनकी शब्दावली है और ये उनकी जो उनकी पहचान है उसको दर्शाता है। मणिपुर हिंसा पर कुछ कहना चाहेंगे? मणिपुर हिंसा जो है ना, जो पीड़ादायक है और मणिपुर में जस्टिस होना चाहिए, मणिपुर के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और उसमें कतई विलम्ब नहीं होना चाहिए, देरी नहीं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि गठबंधन बनते रहे हैं, टूटते रहे हैं। आज लड़ाई इंडिविजुअल चेहरे की है। मोदी जी के सामने वैकल्पिक तौर पर मुझे तो कोई नज़र आता नहीं, और मैंने जैसा कहा कि वो सब अपने लालच में एकत्रित हुए हैं और लालच में एकत्रित हुए लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। सर कलर वीरेंद्र सिंह जी 35-400 की मांग कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में काम बंद है। भाई सबकी मांग पूरी होनी चाहिए, जो जितनी कैपेसिटी में हो सके। मांग तो अब कोई कितनी भी कर ले, मगर रियलिटी को, सरकार के फंड्स को, सब चीज़ों को देखना है। कुछ सरकार की भी लिमिटेशंस हैं, मगर सरकार क्लर्कों के साथ है। मुझे उम्मीद है इसको बहुत जल्द सुलझा दें। सर, धमकियों का सिलसिला क्लर्कों की ओर से भी शुरू है। सरकार ने कहा कि 31 तारीख तक अगर नहीं काम नहीं तो वेतन नहीं। उधर से वो क्लर्क जो हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हरियाणा के ही लोग हैं। एमिकेबली प्यार से उन सब लोगों को जो है ना कॉन्फिडेंस में लेके सुलझा लेना चाहिए, इसको भी प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए।